बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में। इसके साथ ही हमारी पीए की, पोस्टमैन की और एमटीएस की रेगुलर क्लासेस जो हैं वो शुरू हो गई हैं। आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरह से नोट्स आपको बनाए हुए मिलेंगे, अच्छी तरह से हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। सारा ही सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा। आपको साथ में जितने भी आपके डेली एग्जाम हैं वो दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके करवाए जाएंगे। आपको जीके, आपका मैथमेटिक्स, हर एक चीज को कवर किया जाएगा। तो आप जरूर हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में, पंजीकरण के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन क्या चीज होती है कि जब भी आप किसी आर्टिकल को पोस्ट करते हैं तो अगर आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा के उसको भेजते हैं तो उसका पोस्ट ऑफिस में एक रिकॉर्ड रहता है। यानी कि आपका आर्टिकल कहाँ से गया है, कहाँ पर उसकी डिलीवरी होगी, कौन कौन से रास्ते से, वो कौन कौन से रूट से गया है, उस सारी चीज का एक रिकॉर्ड रहता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ हमारे पास, इसका उद्देश्य क्या हुआ, मेक ट्रांसमिशन मोर सिक्योर। इससे आपके आर्टिकल का जो ट्रांसमिशन है वो और भी अधिक सुरक्षित हो जाता है। और इसके साथ स्पेशल प्रिकॉशंस उसके लिए बरती जाती हैं, सावधानियां उसके लिए बरती जाती हैं। रिकॉर्ड कैप्ट एट ऑल स्टेजेस, जितनी भी स्टेजेस पे ऊपर वो जाता है, यानी कि अगर वो एक पोस्ट ऑफिस से जब दूसरे पोस्ट ऑफिस में जाएगा वहां पर उसका रिकॉर्ड रहेगा। दूसरे पोस्ट ऑफिस से जब वो डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा तब भी उसका रिकॉर्ड रहेगा कि कौन से टाइम पे वो अगले पोस्ट ऑफिस के लिए गया है। पोस्ट ऑफिस नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंजरी टू कंटेंट्स और आर्टिकल। यहाँ पे हमारे पास पोस्ट ऑफिस की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो है इसका कि ये ट्रांसमिशन को और ज्यादा सिक्योर करता है, सावधानियां बरती जाती हैं, रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन फिर भी पोस्ट ऑफिस इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड आर्टिकल गुम हो जाता है या फिर उसके जो अंदर आपने सामग्री भेजी है वो खराब हो जाती है या फिर आर्टिकल खराब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं होगी। स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवल्पीज, इसके बारे में हम पहले भी कर चुके हैं। जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवल्प्स होते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा इनको सेल किया जाता है। नोट यूज फॉर अनरजिस्टर्ड एनवल्प्स एंड लेटर्स, तो इनको अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स भेजने के लिए यूज नहीं किया जाएगा आपके जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवल्प्स होंगे। आर्टिकल्स विच कैन बी रजिस्टर्ड, अब यहाँ पे हम दो प्रकार की चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आया है हमारे पास कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जिन्हें हम रजिस्टर करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारी मर्जी है, हम रजिस्टर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहें तो अनरजिस्टर भी भेज सकते हैं। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं तो जिनकी रजिस्ट्रेशन हम चाहें तो करवा सकते हैं। आपके लेटर्स, लेटर कार्ड्स, बुक एंड पैटर्न पैकेट्स, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पोस्ट कार्ड्स और पार्सल, इन सभी चीजों की आप अगर चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि करवानी ही है, अनरजिस्टर भी इनको भेजा जा सकता है। पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस कंपलसरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड आर्टिकल, जितने भी आपके पंजीकृत पत्र होंगे उनके लिए आपकी जो पोस्टेज है प्लस उसके साथ जो पंजीकरण शुल्क है वो प्री पेमेंट होनी चाहिए, उसका आपको पूरा भुगतान करना पड़ेगा। फॉर रजिस्ट्रेशन आर्टिकल मस्ट बी प्रेजेंटेड एट पोस्ट ऑफिस विंडो, और अगर आप किसी आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसे पोस्ट ऑफिस विंडो पर लाना पड़ेगा। रिसिप्ट गिवन टू सेंडर, और जो भी आर्टिकल को लेके आएगा, जो भी सेंडर होगा, उसका भेजने वाला जो भी होगा, उसको क्या दी जाएगी, एक रसीद दी जाएगी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल्स फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। अब ऐसे आर्टिकल्स जिनके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, वो आपको करवानी ही पड़ेगी, बिना रजिस्ट्रेशन के आप उनको नहीं भेज सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स रहेंगे। पार्सल एक्सीडिंग 4 किलोग्राम, अगर कोई भी पार्सल है जिसका वजन 4 किलोग्राम से अधिक है आप उसको अनरजिस्टर्ड पार्सल की तरह नहीं भेज सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको करवानी पड़ेगी। उसके बाद आता है आपका इंश्योर्ड आर्टिकल, कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल होगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है आपकी कंपलसरी है। उसके बाद आता है हमारे पास पार्सल एड्रेस्ड टू अ प्लेस फॉर विच कस्टम डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड, तो आप अगर पार्सल जो है किसी भी ऐसी जगह के लिए भेजते हैं जहां के लिए कस्टम डिक्लेरेशन जो है, कस्टम घोषणा जो है वो जरूरी है, तो ऐसे आर्टिकल को भी आपको रजिस्टर करके भेजना पड़ेगा। एनी पार्स आर्टिकल कंटेनिंग, अगर किसी भी आर्टिकल के अंदर पोस्टेज और अदर स्टैंप्स और लेवल्स, चेक, हुंडी, बैंक नोट्स, ये सारी चीजें, अगर किसी भी आर्टिकल के अंदर आपकी पोस्टेज स्टैंप्स हैं, कोई लेवल्स आप भेज रहे हैं, चेक भेज रहे हैं, बैंक नोट्स भेज रहे हैं, उसके बाद आपके बैंक पोस्ट बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, या फिर इस तरह की कोई भी अगर आप चीज भेजते हैं आर्टिकल के थ्रू तो आपको उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी पड़ेगी।
आर्टिकल वेयरिंग वर्ड रजिस्टर्ड, अगर किसी भी आर्टिकल के ऊपर ये वर्ड लिखा हुआ है रजिस्टर्ड, तब भी आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स विच इज रीपोस्टेड आफ्टर हैविंग बीन डिलीवर्ड, तो मान लीजिए अगर कोई आर्टिकल है, ठीक है, वो क्या होता है एक बार डिलीवर हो चुका है, अगर वो रजिस्टर्ड था तो अब आप उसको दोबारा से पोस्ट करना चाहते हैं, उसको रीपोस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको तभी कर पाएंगे जब आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा के उसको भेजेंगे। उसके बाद हमारे पास कोई भी वैल्यू पेबल अगर आर्टिकल आप भेज रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। इन सभी चीज़ों की रजिस्ट्रेशन आपको जो है वो करवानी ही पड़ेगी। Sender may obtain attested copy of original receipt signed by addressee within 6 months from date addressee sign original receipt। अब हमने यहाँ पे किया कि अब हमने पहले ये चीज़ की थी कि अगर जब भी हमारा पोस्टमैन किसी भी रजिस्टर्ड आर्टिकल की क्या करता है, डिलीवरी करता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, एक रिसिप्ट पर एड्रेसी के साइन लेता है। अब हमारा जो सेंडर है, जो भेजने वाला है आर्टिकल को, वो उस ओरिजिनल रिसिप्ट की कॉपी चाहता है कि वो उसको कॉपी मिल जाए, उसने जो साइन किए थे या उसको जो रिसीविंग आपने दी थी उसकी वो आप अटेस्टेड कॉपी चाहता है। तो वो कब ले सकता है, विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट एड्रेसी साइन ओरिजिनल रिसिप्ट, तो जिस टाइम पे एड्रेसी ने प्राप्त करता ने ओरिजिनल रिसिप्ट को साइन किया था उसके 6 महीने के भीतर वो क्या कर सकता है, उस ओरिजिनल रिसिप्ट की अटेस्टेड कॉपी ले सकता है। यहाँ पे कंपनसेशन की बात की है तो ये हम पहले कर चुके हैं। फॉर इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए आपको जो कंपनसेशन मिलेगी, जो मुआवजा मिलता है अगर आपका आर्टिकल गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसके लिए आपको 30 SDR मिलेंगे। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने लगते हैं आपके, 17 रुपीज़। अगर आप किसी भी आर्टिकल को रजिस्टर करवाना चाहते हैं उसके लिए आपको जो भी उसके पोस्टेज चार्जेस बनते हैं उसके अलावा आपके जो है 70 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे। उसके बाद आती है हमारे पास इंश्योरेंस, बीमा। जिस तरह से व्यक्ति का इंश्योरेंस की जाती है उसी तरह से आपके आर्टिकल्स की भी इंश्योरेंस की जाती है। इससे क्या होता है, अगर आपका आर्टिकल कहीं गुम हो जाएगा या फिर आपके आर्टिकल को कोई नुकसान हो जाएगा तो उसका क्या है, बीमा किया हुआ है, तो उसको आपको जितना भी आप बीमा करवा के उसको भेजते हैं आपको उतना उसमें फायदा मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। कवर्स ऑल रिस्क इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई पोस्ट, तो जब भी हम किसी आर्टिकल को पोस्ट के थ्रू भेजते हैं तो उसमें जितने भी आपके रिस्क होते हैं, रिस्क का मतलब कि उसमें गुम होने का खतरा है, उसको खराब होने का खतरा है, तो इन सभी चीजों को ये क्या करता है, कवर कर देता है। आर्टिकल्स विच कैन बी इंश्योर्ड, कौन कौन से आर्टिकल हैं जिन्हें हम इंश्योर कर सकते हैं, यानी कि जिनकी इंश्योरेंस हम करवा सकते हैं। तो रजिस्टर्ड लेटर, वीपी रजिस्टर्ड लेटर, रजिस्टर्ड पार्सल, वीपी रजिस्टर्ड पार्सल, तो इन सब चीज़ों की हम चाहें तो इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि कौन कौन से पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस कर सकते हैं। अब जितने भी हमारे पास पोस्ट ऑफिस हैं, चाहे वो HO हो, SO हो या फिर BO हो, सभी इंश्योरेंस कर सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस जो लिमिट है वो BO के लिए अलग है। अगर हम BO की बात करें तो BO में आप 600 रुपीज़ तक ही किसी आर्टिकल को इंश्योर कर सकते हैं। अदर पोस्ट ऑफिस की बात करें तो हमारे पास HO और SO बचते हैं, उसमें आपके करेंसी नोट्स आप 20,000 रुपये तक उनको इंश्योर करके भेज सकते हैं। और अगर आपके पास दूसरा कोई सामान है तो उसको 1 लाख रुपए तक इंश्योर करके भेजा जा सकता है। और इंश्योरेंस वैल्यू नॉट एक्सीड रियल वैल्यू, अब आपकी इंश्योरेंस वैल्यू है, यहाँ पे हम 3 प्रकार की चीजें पढ़ेंगे। एक, इंश्योरेंस वैल्यू जो है रियल वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास की इंश्योरेंस वैल्यू जो है रियल वैल्यू के जितनी होनी चाहिए। और अगर आपकी इंश्योरेंस वैल्यू रियल वैल्यू से ज्यादा है तो क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे बात की गई है इंश्योरेंस वैल्यू जो है वो आपकी रियल वैल्यू, यानी कि आपके कंटेंट, आप जो भी सामग्री भेज रहे हैं उसकी असल वैल्यू जो है उससे ज्यादा वो नहीं होनी चाहिए। थिंग्स फॉर विच इंश्योरेंस इज कंपल्सरी, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी इंश्योरेंस जो है, जिनका बीमा करवाना जो है कंपल्सरी है, अनिवार्य है। तो हमने अभी पीछे किया था कि कौन कौन सी चीजों की इंश्योरेंस करवाई जा सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास है कि कौन कौन सी चीजों की इंश्योरेंस आपको करवानी ही पड़ेगी। तो अगर आपके पास कॉइन्स हैं, बुलियंस हैं, प्रीशियस स्टोन्स हैं, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर, करेंसी और बैंक नोट्स, यही सारी चीजें अगर आप भेज रहे हैं बाई पोस्ट, सेंट थ्रू इनलैंड पोस्ट ओनली आफ्टर इंश्योरेंस, तो आप इनको सिर्फ इंश्योर्ड करवा के ही इनलैंड पोस्ट से भेजा जा सकता है। ध्यान रखना है, आपके कॉइन्स, बुलियंस, कीमती पत्थर आपके हो सकते हैं। उसके बाद आपके ऐसे आर्टिकल्स जो सोने या फिर चांदी के बने हो, करेंसी या फिर बैंक नोट्स, इन सारी चीजों को जब आप इंश्योर करवाएंगे तभी आप इनलैंड पोस्ट के थ्रू इनको भेज सकते हैं।
मस्ट बी इंश्योर्ड फॉर एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट्स। तो यहाँ पे ये बात आती है, अब हमने पीछे किया कि जो इंश्योरेंस वैल्यू है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका कि जो एक्चुअल वैल्यू है आपके कंटेंट की, यानी कि अगर आपके कॉइन्स जो है आप 5 रुपए के भेज रहे हैं तो उसके लिए जो इंश्योरेंस आपको करवानी है वो भी 5 रुपए की ही की जाएगी। अगर आप प्रीशियस स्टोन्स भेज रहे हैं उसके लिए भी आपको जो इंश्योरेंस है वो इसकी वैल्यू के जितनी ही करवानी पड़ेगी। अगर ये 5,000 के हैं तो आपको इंश्योरेंस भी 5,000 रुपए की करवानी पड़ेगी। तो इन सभी के लिए आप जो इंश्योरेंस करवाएंगे वो उनकी एक्चुअल वैल्यू के जितनी होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्री पेमेंट ऑफ ऑल चार्जेस ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स। अब हमारे पास जितने भी इंश्योर्ड आर्टिकल्स होंगे उनके ऊपर जितने भी चार्जेस लगेंगे, चाहे वो पोस्टेज चार्जेस हो, चाहे वो उनके पंजीकरण के चार्जेस हो, चाहे उनके बीमा करने के चार्जेस हो, प्री पेमेंट कंपलसरी, उनके लिए आपको उनका पूरा भुगतान करना अनिवार्य है, वो आपको पूरा भुगतान उनका करना पड़ेगा। कवर ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल, जो कवर होगा, अब आप जिस भी आर्टिकल के अंदर, जिस भी एनवल्प के अंदर आप इंश्योर्ड आर्टिकल्स को डालोगे वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फास्टेंड एंड सील्ड बाय आइडेंटिकल सील्स ऑफ प्राइवेट मार्क, और उनको प्राइवेट मार्क के साथ क्या करना चाहिए, सील करना चाहिए। यानी कि आप सील लगाते हैं उसके ऊपर आपको अपना प्राइवेट मार्क कोई भी हो वो उसके ऊपर सील के ऊपर लगा देना है, ताकि अगर उसको कोई खोल सके तो उस तरह का मार्क जो है वो दोबारा ना बनाया जा सके। एंड नोट एनी काइंड ऑफ लेवल अफिक्स्ड बाय सेंडर, और दूसरा हमारे पास कि किसी भी तरह का कोई लेवल सेंडर के द्वारा उसके ऊपर नहीं चिपकाया जाना चाहिए। फ्रैंक इंप्रेशंस एज पोस्टेज स्टैंप्स एक्सेप्टेड, अगर हमारे पास है कि जो फ्रैंकिंग इंप्रेशंस होती हैं उनको पोस्टेज स्टैंप्स के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, यानी कि आपका डाक भार का भुगतान अगर आपने फ्रैंकिंग इंप्रेशन के साथ करना है तो वो भी चल जाएगा। एनवर्ब्स विद, अगर हमारे पास जो आप इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए लिफाफा यूज कर रहे हो वो है ब्लैक बॉर्डर का, ट्रांसपेरेंट पैनल है उसमें, या फिर कलर्ड बॉर्डर का है, कैन नोट बी यूज्ड, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, आप उसके थ्रू आप अपना इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं भेज सकते हैं। सील्स मस्ट बी प्लेस्ड ओवर ईच फ्लैप, तो फ्लैप के बारे में हम बार बार कर चुके हैं कि फ्लैप क्या चीज होती है, जहां पे आप गोंद लगा के उसको बंद करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि जो सील आप लगाएंगे उसको हर एक फ्लैप के ऊपर आपको लगाना है, और अगर जरूरत पड़े नोट कैन बी प्लेस्ड अंडर सेंटर सील, तो आप उसको एक धागे से भी बांध सकते हैं, और जो आपकी नोट होगी, जो उस धागे की गांठ होगी वो सेंट्रल सील के, यानी कि आपकी जो सेंटर सील होगी उसके नीचे होनी चाहिए। रिकमेंडेड फॉर इंश्योरेंस, अब आप कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल भेजते हैं तो उसके लिए क्या रिकमेंड किया जाता है आपको, यूज ऑफ रजिस्ट्रेशन एनवर्ब्स, जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा बेचे जाते हैं उन रजिस्ट्रेशन एनवर्ब्स का आप यूज करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस अबाउट इंश्योर्ड लेटर, अब यहाँ पे हमने किया था कि आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए पोस्ट ऑफिस की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पे इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए पोस्ट ऑफिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनसेशन पेएबल आफ्टर 1 मंथ ऑफ इंटीमेशन ऑफ लॉस। मान लीजिए आपका आर्टिकल जो था वो इंश्योर्ड आर्टिकल था और वो क्या होता है, रास्ते में गुम हो जाता है, अब आप उसकी इंफॉर्मेशन जो है पोस्ट ऑफिस को देते हैं, उस इंफॉर्मेशन देने के अगर 1 महीने तक आपके आर्टिकल का कोई अता पता नहीं लगता है तो ऐसी स्थिति में 1 महीने के बाद आपको जो है उसके लिए मुआवजा दे दिया जाएगा। हेड ऑफ सर्कल कैन विदहोल्ड, अगर हमारे पास जो इंश्योरेंस की कंपनसेशन रहेगी, अगर हेड ऑफ सर्कल चाहे तो उसको रोक भी सकता है। कंपनसेशन नॉट मोर देन वैल्यू फॉर विच आर्टिकल वाज इंश्योर्ड, अब आपका आर्टिकल जितने रुपए के लिए इंश्योर्ड किया गया था, जिस वैल्यू के लिए उसको इंश्योर्ड किया गया था, उससे अधिक कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगा। नो कंपनसेशन विल बी पेएबल, अब कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर आपको कंपनसेशन या फिर मुआवजा जो है वो नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात आती है मिस सेंट डिलीवरी ड्यू टू इनकरेक्टनेस एंड इनकम्प्लीट ऑफ एड्रेस बाय सेंडर, अगर हमारा जो सेंडर था जिसने आर्टिकल को भेजा है उसने आर्टिकल के ऊपर जो पता लिखा था वो गलत था, या फिर आधा अधूरा पता उसने लिख के भेजा था, ऐसी स्थिति में कोई भी कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। फ्रॉड ऑन पार्ट ऑफ सेंडर और एड्रेसी, सेंडर या फिर एड्रेसी दोनों की तरफ से कोई भी आपकी लगे कि फ्रॉड हुआ है, यानी कि कोई भी धोखा हुआ है, यानी कि उन्होंने कोई भी चीज गलत बताई है या गलत तरीके से आर्टिकल को भेजा है, ऐसी स्थिति में भी कोई कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। डिलीवर्ड टू एड्रेसी एंड ही हैज साइंड एंड रिटर्न्ड द रिसिप्ट, उसके बाद है जो आर्टिकल है वो एड्रेसी को डिलीवर कर दिया गया, उसके बाद उसने क्या किया, जो उसके लिए रसीद साइन करवानी थी उसने वो साइन करके वापस कर दिया, ऐसी स्थिति में भी कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी।
नो इंटीमेशन ऑफ लॉस विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अगर उसने अपने आर्टिकल के गुम होने की सूचना नहीं दी। डैमेज अराइजिंग ड्यू टू नेचर ऑफ आर्टिकल, उसके बाद अगर आर्टिकल के नेचर की वजह से, यानी कि आर्टिकल के अंदर आपने ऐसा सामान भेजा था या आर्टिकल को आपने इस तरह से पैक किया था, उसकी वजह से डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, तब भी कोई कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। इफ आर्टिकल रिकवर्ड आफ्टर कंपनसेशन, अब यहाँ पे है कि अब कंपनसेशन मान लीजिए अब जो एड्रेसी था या फिर जो सेंडर था उसको प्राप्त हो गई, अब उसके बाद क्या होता है कि आर्टिकल रिकवर हो जाता है, आर्टिकल कहीं मिल जाता है। इफ कंपनसेशन इज लेस देन अमाउंट ऑफ लॉस, अब यहाँ पे है कि कंपनसेशन जो है वो कम थी और जो अमाउंट ऑफ लॉस है वो ज्यादा है, तो आर्टिकल या फिर उसके जो कंटेंट्स होंगे वो सेंडर को वापस कर दिए जाएंगे। अगर कंपनसेशन हमारे पास ज्यादा हुई और नुकसान उसका कम हुआ था, सेंडर हैज टू रीपे, जो सेंडर है उसको वापस वो पैसे करने पड़ेंगे। इंश्योरेंस फीस कैसे लगती है? अप टू 200 रुपीज, 200 रुपए तक आपकी जो इंश्योरेंस फीस लगेगी वो लगेगी 10 रुपीज। फॉर एवरी एडिशनल 100 रुपीज और फ्रैक्शन देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 200 रुपीज, 200 रुपए से बाद आपके 100 रुपए तक, यानी कि 200 रुपए से लेके 300 रुपए तक आपकी जो इंश्योरेंस लगेगी वो लगेगी 6 रुपए। 300 से लेके 400 तक और आगे आप 6 रुपए ऐड कर लेंगे, तो इस तरह से आगे जितने भी 100 रुपए आते जाएंगे आप 6 रुपए उसमें ऐड करते रहेंगे। उसके बाद आती है हमारे पास वैल्यू पेबल पोस्ट, पहले भी हम इसके बारे में कर चुके हैं। डिजाइंड टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्सन हु विश टू पे फॉर आर्टिकल्स सेंट टू देम एट टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ आर्टिकल्स और बिल, तो ये उन व्यक्तियों के लिए हमारे पास बीपी पोस्ट जो चाहते हैं कि जब उनको उनका सामान डिलीवर किया जाए वो तब उस सामान के लिए भुगतान करें, उनके लिए हमारे पास है वैल्यू पेबल पोस्ट वीपीपी। अब वीपीपी आर्टिकल हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? वैल्यू पेबल आर्टिकल्स हमारे पास रजिस्टर्ड पार्सल को आप एज ए वीपी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड बुक पैकेट को एज ए वीपी भेजा जा सकता है, रजिस्टर्ड लेटर और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को भी आप वीपी आर्टिकल की तरह भेज सकते हैं। वीपी आर्टिकल सेंट अप टू 5000 रुपीज। अब आपका जो वीपी आर्टिकल होता है उसके साथ एक आपका मनी ऑर्डर लगा होता है जिसे कहा जाता है वीपीएमओ, वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर। अब मनी ऑर्डर की जो लिमिट है वो 5000 रुपए है, इसलिए आप वीपी आर्टिकल को सिर्फ 5000 रुपए तक ही भेज सकते हैं। वीपी आर्टिकल पार्सल लेटर और पैकेट नोट कंटेन, अब यहाँ पे वीपी जो आर्टिकल है उसमें आप क्या क्या नहीं भेज सकते हैं? नोट कंटेन कूपन्स, टिकट्स, सर्टिफिकेट्स, इंट्रोडक्शंस डिजाइंड फॉर सेल ऑफ गुड्स, स्नोबॉल सिस्टम नोट एलो। तो यहाँ पे हमारे पास स्नोबॉल सिस्टम क्या हो जाएगा? ऐसे आर्टिकल जिनमें आपके कूपन्स हो, टिकट्स हो, सर्टिफिकेट्स यानी कि प्रमाण पत्र हो या फिर ऐसे परिचय पत्र हो जो किसी भी सामान की सेल के लिए उनको डिजाइन किया गया हो, इनको क्या कहा जाएगा? स्नोबॉल सिस्टम। और जो भी स्नोबॉल सिस्टम के अंडर सामग्री आएगी उसको वीपी आर्टिकल के थ्रू हम नहीं भेज सकते हैं। फॉर बीपी आर्टिकल सेंडर डिक्लेयर इट इज सेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ बोनाफाइड ऑर्डर रिसीव्ड बाय हिम, तो यहाँ पे उसको एक बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो सेंडर होगा, जो भेजने वाला है आर्टिकल को, उसको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जो आर्टिकल उसके द्वारा भेजा जा रहा है ये प्रमाणित ऑर्डर, बोनाफाइड ऑर्डर के अंडर उसकी एग्जीक्यूशन के साथ भेजा जा रहा है। लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद है बॉन्ड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स में भी सेंट एज वीपी पोस्ट। तो हमारे पास जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद बॉन्ड्स होते हैं, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, प्रोमिसरी नोट्स हो गए आपके, या फिर आपके बिल्स, ये सारी चीजें भी आप वीपी पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, ऑल पोस्ट ऑफिस दैट आर मनी ऑर्डर ऑफिस टू एनी पोस्ट ऑफिस दैट इज आल्सो ए मनी ऑर्डर ऑफिस। आप वीपी आर्टिकल कौन से पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं और कौन से पोस्ट ऑफिस को भेज सकते हैं? तो जितने भी आपके मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस होते हैं आप उनको, उनके थ्रू आप इनको पोस्ट कर सकते हैं और डिलीवर भी वहां पर किए जा सकते हैं जहां पर ये मनी ऑर्डर ऑफिस होगा। तो ये ध्यान रखना है, जितने भी आपके मनी ऑर्डर ऑफिस होंगे वहां पर आपका बीपी आर्टिकल बुक भी किया जा सकता है और उसकी डिलीवरी भी वहीं पर की जाएगी। मैनर ऑफ पोस्टिंग, अब पोस्ट करने का तरीका क्या है? आर्टिकल मस्ट प्रेजेंटेड एट पोस्ट ऑफिस विंडो, जो भी आपका आर्टिकल होगा उसे आपको पोस्ट ऑफिस विंडो पर प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। सेंडर स्पेसिफाई द सम टू बी रिमिटेड टू हिमसेल्फ, साइन द डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि जो सेंडर है उसको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसको ये चीज बतानी पड़ेगी कि उसको कितने पैसे जो हैं वो एड्रेसी से रिमिट होंगे, कितने पैसे उसको एड्रेसी से प्राप्त करने हैं, और उसके बाद जो डिक्लेरेशन होगी वो उसको साइन करेगा।
उसके बाद है अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, आपके ऊपरी जो आपका बायां हाथ का कोना होगा वहां पे क्या होगा, वीपी, उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, वीपी फॉलोड बाय एंट्री इन फिगर्स एंड वर्ड्स द अमाउंट फॉर रेमिटेंस टू हिमसेल्फ। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वीपी आर्टिकल लिखा जाएगा, आपका ये वाला वर्ड होगा वीपी, उसके साथ क्या होगा, आपके जितने पैसे आपको रिमिट होने हैं, जितने पैसे सेंडर को रिमिट किए जाने हैं, वो वर्ड्स और फिगर्स में लिखे जाएंगे। लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में वो एड्रेस लिखेगा अपना और अपना नाम लिखेगा, यानी कि जो भी सेंडर है उसका नाम और एड्रेस कहां पे लिखा जाएगा, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा जाएगा। बुकिंग ऑफ वीपी आर्टिकल्स इन बल्क, तो बड़ी संख्या में बल्क में यानी कि थोक में ज्यादा संख्या में वीपी आर्टिकल्स की बुकिंग करना। अवेलेबल फॉर कन्वीनियंस ऑफ फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस पोस्टिंग एट लीस्ट 10 अनइंश्योर्ड वीपी आर्टिकल्स डेली। तो ये किसकी सुविधा के लिए, ऐसी फर्म्स या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए जो हर दिन एक दिन में कम से कम 10 अनइंश्योर्ड आर्टिकल्स वीपी आर्टिकल्स को पोस्ट करते हैं, उनके लिए ये वाली सुविधा है। नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दिस फैसिलिटी, और इस फैसिलिटी के लिए, इस सुविधा के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। फॉर दिस फैसिलिटी एड्रेस टू लोकल सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस, अगर इस सुविधा का कोई लाभ लेना चाहता है तो वो लोकल सुपरिटेंडेंट जो होगा उसको भेज सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है। इसके लिए जो कंडीशंस रहेंगी, आपका वीपी आर्टिकल जो रहेगा, नोट एक्सेप्टेड एज वीपी इफ आर्टिकल इज सो स्मॉल, अगर आपका आर्टिकल बहुत ही छोटा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नोट एक्सेप्टेड राइटिंग और सीलिंग वैक्स ऑन एड्रेस साइड, एड्रेस साइड के ऊपर, यानी कि जिस साइड आपने पता लिखा है वहां पर कोई भी राइटिंग या सीलिंग वैक्स का यूज नहीं किया गया होना चाहिए। अमाउंट एक्सीडिंग 1500 रुपीज नोट एक्सेप्ट एज वीपी आर्टिकल unless it is not insured for sum specified for remittance by sender। अब यहाँ पे अगर आपका वीपी आर्टिकल जो है उसकी वैल्यू 1500 रुपए से अधिक है, उसको तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि वो उस आर्टिकल को इंश्योर नहीं करता है। सम स्पेसिफाइड फॉर रेमिटेंस बाय सेंडर, जो भी सेंडर को, जो भी हमारा भेजने वाला है आर्टिकल को, उसको जितने भी पैसे रिमिट होने हैं, उसको जितने भी पैसे एड्रेस से प्राप्त होने हैं, उनके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उस आर्टिकल को इंश्योर्ड करवाना पड़ेगा। दिस रूल नॉट अप्लाई टू, लेकिन ये वाला रूल जो है किस चीज के लिए अप्लाई नहीं होता है, वीपी लेटर्स कंटेनिंग रेलवे रिसिप्ट्स, बिल्स, इनवॉइसेस, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। तो ऐसे वीपी लेटर्स जिनमें आपकी रेलवे रसीदें हो, बिल्स हो, इनवॉइसेस हो या फिर डॉक्यूमेंट्स हो, एंड वीपी पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड पेपर्स, या फिर आपके वीपी पैकेट में अगर मुद्रित पेपर हो या फिर बुक्स वगैरह हो, सेंट अंडर बुक पैकेट रेट्स, जिन्हें बुक पैकेट रेट्स के अंडर भेजा गया हो, तो ऐसे आर्टिकल्स के ऊपर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता है कि अगर वो 1500 रुपए से अधिक है तो जितने भी पैसे सेंडर को रिमिट होने हैं उतने के लिए उस आर्टिकल को इंश्योर्ड करवाना पड़ेगा। पेमेंट टू सेंडर, अब हमारे पास बीपी आर्टिकल में सेंडर ने भेज दिया कि उसको इतने पैसे जो है एड्रेसी से रिसीव करने हैं, उसको रिमिट होने हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अब एड्रेसी से वो जब पैसे, जो भी मनी होगी, जो भी वैल्यू होगी, वो प्राप्त कर ली जाएगी, तो सेंडर को उसकी पेमेंट कैसे की जाएगी। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी रिमिटेड टू सेंडर बाय मनी ऑर्डर, तो जो भी हमारा सेंडर होगा उसे कैसे रिमिट किए जाएंगे वो पैसे, मनी ऑर्डर के थ्रू, क्योंकि वीपी आर्टिकल के साथ लगा होता है वीपीएमओ, वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर। हमने वहां पहले किया था ई पोस्ट ई पेमेंट के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था कि उनको ऐसा क्यों किया जाएगा, ई पेमेंट या फिर ई पोस्ट के थ्रू उनको वापस क्यों किए जाएंगे पैसे। तो यहाँ पे मनी ऑर्डर है क्योंकि इसके साथ वीपीएमओ लगा होता है। इफ एड्रेसी ओमिट्स टू टेक डिलीवरी विद इन 7 days, रिटर्न टू सेंडर ऑन 8th day, अगर जो एड्रेसी है वो 7 दिन के भीतर आर्टिकल की डिलीवरी नहीं लेता है तो 8वें दिन उस आर्टिकल को सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। If addressee applied in writing to post office for detention of article after 7 days, लेकिन प्राप्तकर्ता ने यदि रिटर्न में, लिखित में पोस्ट ऑफिस को उस आर्टिकल के लिए, अगर उसका वो ऐसा लिख के देता है पोस्ट ऑफिस को कि अगर कोई भी उसका वीपी आर्टिकल आता है, आपको उसका रजिस्टर्ड आर्टिकल आता है, उसको 7 दिन के बाद भी डिटेन करके रखा जाए, पोस्ट ऑफिस में रोक के रखा जाए, तो फर्दर पीरियड आल्सो नॉट एक्सीडिंग 7 days, तो उसको आगे फिर से 7 दिन के लिए रोक के रखा जाएगा। ठीक है, बट ये 7 दिन से ज्यादा नहीं रोका जाएगा। तो मतलब कि पहले उसको 7 दिन के लिए रोक के रखा गया था, अब 8वें दिन से फिर से उसको 7 दिन के लिए रोक के रखा जा सकता है अगर उसने ऐसा रिटर्न में पोस्ट ऑफिस को लिख के दिया है। बिगिनिंग विद 8th day एंड पे प्रेस्क्राइब्ड फीस, तो यहाँ पे ये 8वें दिन से शुरू होंगे ये वाले 7 दिन जो आपको गिनने हैं, और इसके लिए निर्धारित फीस जो है उसको देनी पड़ेगी, जो पोस्ट ऑफिस में उस आर्टिकल को रोक के रखने के लिए निर्धारित होगी।
नोट रिटर्न टू सेंडर अंटिल एक्सपायरेशन ऑफ फर्दर पीरियड। अब ये जो 7 डेज का नेक्स्ट आपका पीरियड होगा, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है, सेंडर को वो आर्टिकल, जो भी प्रेषक है उसको वो आर्टिकल वापस नहीं किया जाएगा किसी भी केस में। एनी फीस ओ पेड नोट रिफंडेड इन एनी केस, कोई भी फीस अगर दी गई है तो वो किसी भी केस में रिफंड नहीं की जाएगी। व्हेन वीपी आर्टिकल रिटर्न टू सेंडर आफ्टर सच डिटेंशन पे एनी ड्यू चार्जेस ऑन इट एंड एक्नोलेजमेंट चार्जेस। अब हमारा जो वीपी आर्टिकल है, अब ये पीरियड जो है 7 दिन का नेक्स्ट वाला, वो भी खत्म हो जाता है। उसके बाद जब प्रेषक को वीपी आर्टिकल वापस किया जाएगा तो उसके ऊपर जो भी ड्यू चार्जेस होंगे या फिर एक्नोलेजमेंट चार्जेस होंगे वो सेंडर को पे करने होंगे। कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वीपी आर्टिकल्स, वैल्यू पेबल आर्टिकल्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी शिकायत है, इंक्वायरी मेड बाई पोस्ट ऑफिस ऑन पेइंग प्रेस्क्राइब्ड फीस, तो इसके लिए जो इंक्वायरी की जाएगी वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा की जाएगी और उसके लिए आपको निर्धारित शुल्क जो है वो देना होगा। फीस पेड बाई मीन्स ऑफ पोस्टेज स्टैंप्स, जो आप फीस पे करेंगे वो कैसे पे करेंगे, पोस्टेज स्टैंप्स के रूप में करेंगे। स्टैंप्स अफिक्स्ड ऑन कंप्लेंट लेटर, जो आप कंप्लेंट लेटर देंगे उसके ऊपर स्टैंप्स चिपका के इस फीस का आप निर्धारण कर सकते हैं, इस फी को चुका सकते हैं। और इसके लिए जो कंप्लेंट्स है आपको वीपी आर्टिकल्स के लिए, मेड विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ पोस्टिंग वीपी आर्टिकल, हर एक चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कौन सी चीज में क्या बोला गया। आपको यहाँ पे ये भी हो सकता था कि मेड विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवर ऑफ वीपी आर्टिकल, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल यही इससे ही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं पे कंफ्यूजन होती है, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी होती है फिर भी आप वहां पे नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने इसके साथ वाली पूरी चीज को ध्यान से नहीं पढ़ा होता है। तो इसके लिए जो कंप्लेंट रहेगी, जो शिकायत रहेगी, मेड विद इन 6 months, वो आपको 6 महीने के अंदर करनी है। लेकिन कौन से 6 महीने, कब से वो गिने जाएंगे, फ्रॉम डेट ऑफ पोस्टिंग वीपी आर्टिकल, जब आपने वीपी आर्टिकल को पोस्ट किया था उस डेट से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर आपको यह कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अब आते हैं हमारे पास चार्जेस की बात, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। उसके बाद हम मनी रिमिटांस वाला शुरू करेंगे टॉपिक। इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वीपी आर्टिकल की, तो कितनी वीपी वैल्यू के ऊपर कितनी वीपी फीस लगेगी। अप टू 20 रुपीज, अगर आपका आर्टिकल जो है वो 20 रुपए तक है तो आपके 2 रुपए आपसे फीस के रूप में लिए जाएंगे। 21 to 50 रुपीज तक है तो 3 रुपए लिए जाएंगे, और अगर 50 रुपए है, 50 रुपए से ऊपर है तो उसके लिए 5 रुपए लिए जाएंगे। और ये कब लिए जाएंगे, जब आपका आर्टिकल जो है वो डिलीवर किया जाएगा। उसके बाद आपके चार्जेस, पोस्ट कार्ड के लिए हम बात करें तो सिंगल पोस्ट कार्ड के लिए आपके 50 पैसे लगते हैं। रिप्लाई पोस्ट कार्ड के लिए आपका 1 रुपया लगता है। मेघदूत पोस्ट कार्ड के लिए आपके 25 पैसे। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड के लिए 6 रुपए लगते हैं। कंपटीशन पोस्ट कार्ड जो होता है उसके लिए 10 रुपए फीस है। उसके बाद आपका आता है इनलैंड लेटर कार्ड के लिए आपके 2 रुपए 50 पैसे लगेंगे। लेटर्स के लिए मैक्सिमम वेट कितना है आपका, 2 किलोग्राम है। पहले 50 ग्राम के लिए 5 रुपए लगेंगे आपके किसी भी पत्र के लिए। फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम और फ्रैक्शन देयर ऑफ, उसके बाद प्रत्येक 50 ग्राम के लिए या उसके बाद 50 ग्राम की जितनी भी फ्रैक्शन हो, यानी कि 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक आपके एक्स्ट्रा 5 रुपए लगेंगे। अगर मान लीजिए आपका जो लेटर है वो 100 ग्राम तक है तो कितने रुपीज लगेंगे, 10 रुपए लगेंगे। अगर आपका 80 ग्राम है तब भी आपके 10 रुपए लगेंगे। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। बुक पैकेट एंड सैंपल एंड पैटर्न पैकेट, अब आपका जो बुक पैकेट होता है इसका वेट कितना होता है, 5 किलोग्राम होता है। अब आपका जो सैंपल और पैटर्न पैकेट है उसका वेट कितना होता है आपका, 2 किलोग्राम होता है। इसके लिए चार्जेस कैसे लिए जाते हैं, बुक पैकेट, सैंपल एंड पैटर्न पैकेट के लिए पहले 50 ग्राम पर 4 रुपए लिए जाएंगे। उसके बाद जितने भी आपके 50 ग्राम आते जाएंगे या फिर उसकी जो फ्रैक्शन रहेगी उसके लिए 3 रुपए चार्जेस लिए जाएंगे। बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, अगर आपके बुक पैकेट में मुद्रित पुस्तकें हैं तो उसका मैक्सिमम वेट भी 5 किलोग्राम हो सकता है। और चार्जेस कितने लिए जाएंगे, पहले 100 ग्राम पर 1 रुपीज लिए जाएंगे। फॉर एवरी एडिशनल 100 ग्राम और पार्ट देयर ऑफ 1 रुपया, यानी कि पहले 100 ग्राम पर भी 1 रुपया लिया जाएगा। उसके बाद जितने भी 100 ग्राम आपके आते जाएंगे 1-1 रुपया उसके लिए लिया जाएगा। बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, तो जब हमने ये इसको डिटेल में किया था तब हमने आपको बताया था कि जिसमें भी ऐसे बुक पैकेट जिनमें आपकी पत्रिकाएं होती हैं उनकी जो वैल्यू रहेगी, उनके ऊपर जो चार्जेस लिए जाएंगे वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे, उनके वेट और वैल्यू दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे आपका वेट दिया हुआ है। अगर आपका जो
पीरियोडिकल है वो 20 रुपए तक है, यानी कि 20 ग्राम से नीचे है तो पहले 100 ग्राम के लिए 2 रुपए लिए जाएंगे, उसके बाद अगले 100 ग्राम के लिए 3 रुपए लिए जाएंगे। उसके बाद अगर 21 रुपए से लेके 50 रुपए तक है तो पहले 100 ग्राम के लिए आपसे 4 रुपए लिए जाएंगे, उसके अगले 100 ग्राम के लिए आपसे 5 रुपए लिए जाएंगे। और अगर आपका आपकी जो पीरियोडिकल है वो अब 50 रुपए से अधिक है, उसकी वैल्यू, तो पहले 100 ग्राम के लिए 8 रुपए, उसके अगले 100 ग्राम के लिए आपसे 9 रुपए लिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, अंध साहित्य पैकेट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैक्सिमम वेट इसका जो कितना 7 किलोग्राम। पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन और एक्नोलेजमेंट चार्जेस इसके लिए नहीं लिए जाते हैं, फ्री है, लेकिन ये सरचार्जेस आपसे इसके लिए लिए जाएंगे। जो भी बुक पैकेट हमारे हमने अब किए उनके लिए जो भी चार्जेस एप्लीकेबल है वही चार्जेस ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए एयर सरचार्जेस के रूप में लिए जाएंगे। पार्सल की बात करें तो मैक्सिमम वेट 20 किलोग्राम इसका हो सकता है। 10 किलोग्राम तब होगा अगर इसको बुक और एड्रेस किया गया हो ब्रांच ऑफिस के लिए। अब इसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे 500 ग्राम्स तक आपके 19 रुपीज लगेंगे। उसके बाद प्रत्येक 500 ग्राम के लिए या फिर उसकी फ्रैक्शन के लिए आपके पास 16 रुपीज लिए जाएंगे। उसके बाद बात करें रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की, अगर उसकी सिंगल कॉपी है ये, ठीक है, उसको बंडल के रूप में अगर आप नहीं भेज रहे हैं, उसकी अलग अलग कॉपी आप भेज रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 50 ग्राम तक आपके 25 पैसे लगेंगे। उसके बाद 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक आपके 50 पैसे लगेंगे। उसके बाद जितने भी आपके 100 रुपए एडिशनल आते जाएंगे उसके लिए आपसे 20 पैसे लिए जाएंगे। अब अगर पैकेट हो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का, यानी कि एक ही तरह के सेम इशू के उसमें न्यूज़पेपरों और सेम ही डेट के न्यूज़पेपरों, तो उसके लिए 100 ग्राम तक आपसे 50 रुपए लिए जाएंगे। और उसके बाद जितने भी एडिशनल 100 ग्राम आएंगे उनके लिए 20 पैसे आपसे लिए जाएंगे। और साथ में आपकी एक और चीज़, इसमें क्या होगा, ये डिलीवर किसको किए जाएंगे, जो पैकेट्स होंगे लोकल एजेंट्स के लिए इनको एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपकी जो है उसके लिए 17 रुपीज आपको पोस्टेज चार्जेस के अलावा देने होते हैं। कंसेशनल रजिस्ट्रेशन फी फॉर वीपीपी कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स प्रिंटेड सैंपल वैल्यू नोट एक्सीड 50 रुपीज 2.50 रुपीज। तो यहाँ पे हमारे पास है, अगर कोई भी हमारे पास जिसके लिए कंसेशनल रेट यानी कि जिसमें छूट मिलती है, रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलती है, जैसे आपके वीपी आर्टिकल्स जिनमें आपकी प्रिंटेड बुक्स हो या फिर आपके प्रिंटेड या फिर स्टैम्प्ड वैल्यू वाले जो भी पेपर्स हो, उनके लिए क्या होता है, आपको कंसेशनल रजिस्ट्रेशन फीस उसमें मिलती है, यानी कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी उसमें आपको छूट मिलेगी। अगर ये 50 रुपए से अधिक नहीं है तो इसके लिए आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, 2.50 2.5 रुपए रहेगी। उसके बाद एक्नोलेजमेंट की बात करें, फीस फॉर ईच एक्नोलेजमेंट 3 रुपीज। आपकी एक्नोलेजमेंट के लिए 3 रुपए लिए जाते हैं अगर आप किसी भी आर्टिकल के साथ एडी लगाते हैं। और पीओडी की बात करें तो स्पीड पोस्ट के बारे में हमने किया था कि उसके लिए आपसे 10 रुपए लिए जाएंगे। इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस फी अप टू 200 रुपीज। अगर आपका इंश्योर्ड आर्टिकल है उसकी वैल्यू 200 रुपए तक है, 200 रुपए तक आप इसको इंश्योर कर रहे हैं तो उसके लिए आपसे 10 रुपए लिए जाएंगे। फॉर एवरी एडिशनल 100 रुपीज, उसके बाद प्रत्येक 100 रुपए के लिए आपसे 6 रुपए लिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करें वीपी आर्टिकल की, तो वीपी फीस कितनी ली जाएगी आपसे, 20 रुपए तक 2 रुपए लगेंगे, 21 रुपए से लेकर 50 रुपए तक 3 रुपए, 50 रुपए से अधिक हो तो 5 रुपए लगेंगे। अगर वीपी इंक्वायरी फीस की बात करें तो यहाँ पे आई नहीं ई आएगा, ठीक है। वीपीपी इंक्वायरी फीस कितनी होगी, अगर आप उसके लिए इंक्वायरी करना चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं तो 1 रुपया आपसे लिया जाएगा। उसके बाद बात करें वीपीपी वेयर हाउसिंग चार्जेस। वेयर हाउसिंग चार्जेस क्या होते हैं, आपके किसी भी आर्टिकल को जब आप पोस्ट करते हैं, अगर उसका कहीं संग्रह करके उसको रखना पड़े, अगर उसको एक जगह पे स्टॉक करके रखना पड़े, तो ऐसी स्थिति में वेयर हाउसिंग चार्जेस आपसे लिए जाते हैं फॉर डिटेंशन बियॉन्ड 7 डेज। और ये जो आपके वेयर हाउसिंग चार्जेस होंगे कब लगेंगे, जब आपके पहले 7 दिन की जो अवधि होगी किसी भी आर्टिकल को रोकने की वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद के जो 7 दिन की अवधि शुरू होगी उन 7 डेज के लिए आपके वेयर हाउसिंग चार्जेस लिए जाएंगे, अगर किसी भी पोस्ट ऑफिस में वीपी आर्टिकल को रोक के रखना पड़े। तो पार्सल अगर है उसकी बात करें तो एक दिन के हिसाब से 3 रुपए लिए जाएंगे, और अगर दूसरा कोई आर्टिकल है तो पर डे के हिसाब से 2 रुपए उसके लिए वेयर हाउसिंग चार्जेस लिए जाएंगे। एयरमेल फीस की बात की जाए तो यहाँ पे फॉर पोस्टल आर्टिकल्स अदर देन लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, तो यहाँ पे इसको क्यों छोड़ा गया है ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो पोस्टल आर्टिकल्स जितने भी हैं हमारे, ठीक है, लेटर्स, लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड को छोड़कर पहले 50 ग्राम के लिए 2 रुपए उसके लिए लिए जाएंगे, और उसके बाद जितने भी एडिशनल 50 ग्राम आएंगे उनका पार्ट आएगा उसके लिए 1 रुपया लिया जाएगा। लेट फीस की बात करें तो फॉर ईच अनरजिस्टर्ड लेटर कार्ड,
उसके बाद हमारे पास पोस्ट कार्ड और पैकेट, ठीक है। लेकिन ये अनरजिस्टर्ड होने चाहिए। अनरजिस्टर्ड आपका लेटर होगा, अनरजिस्टर्ड लेटर कार्ड होगा, पोस्ट कार्ड या फिर अनरजिस्टर्ड पैकेट होगा, तो उसके लिए लेट फीस होगी वो 2 रुपये ली जाएगी। और उसके बाद बात करें अगर रजिस्टर्ड लेटर की, रजिस्टर्ड लेटर कार्ड की या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट कार्ड या फिर पैकेट की, तो उसके लिए 3 रुपये चार्जेस जो है लेट फीस ली जाएगी, विलंब शुल्क लिया जाएगा। फीस फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट साइंड बाई एड्रेसी, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया कि अगर कोई सेंडर जो है वो चाहता है कि जो एड्रेसी ने ओरिजिनल रिसिप्ट साइन की थी उसके लिए वो चाहता है उसकी जो रिसिप्ट है उसकी अटेस्टेड कॉपी उसको मिल जाए, तो उसके लिए रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए उसे 2 रुपये फीस देनी होगी उस रिसिप्ट के लिए। लाइसेंस फी फॉर फ्रैंकिंग मशीन, अब फ्रैंकिंग मशीन जो होती है उसके लाइसेंस के लिए कितने रुपीस चार्जेस लगते हैं, तो 5 साल के अगर उसको लिया जाए तो 375 रुपये उसके लिए लिए जाते हैं। फीस फॉर रीकॉल ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स, अगर किसी भी पोस्टल आर्टिकल को आप वापस बुलाना चाहते हैं, यानी कि अब आपने आर्टिकल एक पोस्ट कर दिया, अब आप चाहते हैं कि उसको वापस बुलाया जाए, तो इसके लिए आपको 6 रुपये पर आर्टिकल के हिसाब से शुल्क देना होगा। बिजनेस रिप्लाई परमिट फीस, हैंडलिंग चार्जेस एंड आर्टिकल 1 रुपीज, इसके लिए बिजनेस रिप्लाई परमिट जो शुल्क है वो कितना है, 1 रुपया है। पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड जो होता है आपका, पोस्टल पहचान पत्र जो होगा, पहचान कार्ड जो आपका होगा, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 3 साल होती है, और उसके लिए जो चार्जेस लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं 9 रुपये। तो ये था हमारे पास रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, बीपी के बारे में और जितने भी इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं। उसके बाद हम मनी रिमिटांस वाला शुरू करेंगे। आप जरूर हमसे जुड़ सकते हैं, आप एमटीएस, पोस्टमैन या फिर पीए की तैयारी कर रहे हो, आप जरूर हमसे जुड़ सकते हैं। आपको बिल्कुल इसी तरह से हर एक टॉपिक के लिए हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, हर एक टॉपिक के लिए आपको अच्छे से एग्जाम प्रिपेयर करके हम देंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं हम आपको वो सारे करवाएंगे। आपका मैथमेटिक्स, आपके प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, जीके आपका जितना हो सके उतना कवर करेंगे। तो आप जरूर हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।